एंड वेलकम टू गेट एक्सप्लेन्स। मैं हूं बीके सिंह। आज हम एनालॉग कम्युनिकेशन के अंदर जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है प्री एम्फेसिस एंड डी एम्फेसिस। तो जब हम एफएम के अंदर सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं एट ट्रांसमीटर एंड और रिसीव करते हैं एट रिसीवर एंड, तो ये वहाँ पे काम में आता है कि सिग्नल की जो हायर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है जिसके अंदर हम हमारे जो नॉइजेज हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं या ज़्यादा हमारे सिग्नल को डिस्टॉर्ट करते हैं, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, प्री एम्फेसिस एट अ ट्रांसमीटर एंड एंड डी एम्फेसिस एट द रिसीवर एंड करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक प्री एम्फेसिस एंड डी एम्फेसिस। तो चलिए प्री एम्फेसिस के लिए अगर मैं सिंपल सा एक मॉडल मानूँ जिसके अंदर हम एक एफएम ट्रांसमीटर और रिसीवर ले रहे हैं, तो जिसके अंदर हम देख सकते हैं एक एफएम ट्रांसमीटर ले रहे हैं जो एफएम सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा और चैनल के थ्रू ये क्या होगा, रिसीवर पे रिसीव होगा। तो ये हमारे पास एफएम रिसीवर और ये हमारे पास चैनल है। तो एफएम ट्रांसमीटर और रिसीवर तो हमने सारी चीज़ें देख ली कि कितने टाइम के ट्रांसमिट होते थे, कितने टाइप के ट्रांसमीटर थे और कितने टाइप के रिसीवर थे, यानी मॉड्यूलेटर्स एंड डीमॉड्यूलेटर्स हम देख चुके हैं। अब इसके अंदर जब हम सिग्नल लेते हैं, सिग्नल कैसे, सपोज़ हमारी सिग्नल इस टाइप की होती है कि अगर मैं सिग्नल मैसेज सिग्नल एमटी मानूँ तो इसका अगर फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स देखूँ तो इस टाइप से आएगा इसका सपोज़ फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एम ओमेगा। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है। और अगर मैं नॉइज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स देखूँ कि हमारे जो नॉइज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो नॉइज़ इफ़ेक्ट कहाँ करती है, तो हमें पता है कि नॉइज़ जो होती है वो हायर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट पे ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है एज़ कम्पेयर टू लोअर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। तो यहाँ पे देखिएगा, ये हमारा अगर 0 पे है तो जैसे ही मैं आगे बढ़ रहा हूँ ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है और इस टाइप पे नेगेटिव के अंदर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो रही है। यानी कि जो नॉइज़ का इफ़ेक्ट है वो इस एरिया में ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा एज़ कम्पेयर टू लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट व्हिच इज़ सेंटर्ड एट 0। तो अगर मैं रिस्पॉन्स देखूँ नॉइज़ का, जो नॉइज़ क्या है एक्चुअली, अगर देखूँ व्हाइट गॉसियन नॉइज़ को मैं कंपेयर करूँ तो ये हमारे पास एक्सिस है। एक्सिस के अंदर अगर नॉइज़ की मैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिप्रेजेंटेशन देखूँ तो वो क्या यूनिफ़ॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बैंडविड्थ होता है। तो नॉइज़ का अगर मैग्नीट्यूड मानूँ तो ये आता है दैट इज़ गिवन बाय एन नॉट बाई 2 या नीटा बाई 2। तो ये क्या होगा, पूरे के पूरे स्पेक्ट्रम पे डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। तो पूरे के पूरे स्पेक्ट्रम पे डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। तो जब इन दोनों का कंपैरिज़न देखूँ, यानी दोनों को जब मैं एक साथ मिला के देखूँ, तो यहाँ पे देखिए जब मैं इन दोनों को एक साथ बनाता हूँ, तो हमारे पास इस टाइप से आएगा। ये रहा हमारे पास सिग्नल और ये रहा सपोज़ हमारे पास नॉइज़ कंपोनेंट। या इसको दूसरे कलर से कर देते हैं, तो ये हमारे पास नॉइज़ का कंपोनेंट। ये सपोज़ 0 ले रहे हैं और ये सपोज़ हम फ्रीक्वेंसी एफ पे क्या हो रहा है कि एफ पे हमारा इफ़ेक्ट कर रहा है, यानी ये हमारे पास लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है जस्ट इस ब्लू लाइन के पहले, और ये हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट हम मान के चल रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या है कि इस एरिया में हमारा नॉइज़ क्या कर रहा है, पूरा का पूरा इफ़ेक्ट कर रहा है। यानी ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, और इस वाले कंपोनेंट के अंदर नॉइज़ का इफ़ेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो निकाल के पता कर सकते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल पावर कितनी है एज़ कम्पेयर टू नॉइज़ पावर। तो एसएनआर अगर मैं निकालूँ तो दैट इज़ सिग्नल पावर अपॉन नॉइज़ पावर होता है। तो सिग्नल पावर आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर ये एफ है, यहाँ पे कट किया हुआ है, तो एफ अगर लेस देन दिस पॉइंट है, यानी कि अगर हमारे पास सिग्नल की इंटेंसिटी एट एफ या बिलो एफ अगर मैं मानता हूँ इसके जस्ट पहले, तो यहाँ पे देखिए एसएनआर की वैल्यू कब ग्रेटर देन होगी, तो व्हेन सिग्नल पावर इज़ ग्रेटर देन
नॉइज़ पावर, तो यहाँ पे सिग्नल की पावर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नॉइज़ पावर। तो अगर फ्रीक्वेंसी हमारा जो है व्हेन फ्रीक्वेंसी इज़ लेस देन एफ, ये जो फ्रीक्वेंसी है इससे अगर कम होगी तो उस केस में क्या होगा, सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो ग्रेटर देन 1 होगा। और सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो लेस देन 1 कब होगा, व्हेन फ्रीक्वेंसी इज़ ग्रेटर देन दिस फ्रीक्वेंसी। तो इससे ज़्यादा होगा तो यहाँ पे देखिए सिग्नल टू नॉइज़ जो रेशियो है वो लेस देन 1 होगा, एंड दिस इज़ नॉट प्रिफर्ड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल। क्योंकि अगर सिग्नल की पावर ही कम है एज़ कम्पेयर टू नॉइज़ पावर, तो अगर हम उसको ट्रांसमिट भी कर देते हैं तो रिसीवर पे उसको डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है, या ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, या उसको बोल सकते हैं कि बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है कि उसको हम रिकवर कर पाएँ रिसीवर के अंदर, सिंस हमने जो सिग्नल की पावर है वो हमने बहुत कम रखी है एज़ कम्पेयर टू नॉइज़ पावर। तो इसको डिटेक्ट करना रिसीवर पे बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। तो हम क्या करते हैं, इस वाले पार्ट को, ये वाला जो पार्ट है, इसको प्री एम्फेसिस कर देते हैं बिफोर ट्रांसमिशन। तो इस वाले पार्ट को अगर हम इसकी मैग्नीट्यूड को इंक्रीज़ कर पाएँ, यानी कि यहाँ पे सिग्नल की पावर को अगर हम इंक्रीज़ कर दें सिर्फ़ इस रीज़न के अंदर, तो हमारा क्या होगा, सिग्नल कुछ इस टाइप से जाना चाहिए ताकि हमारा नीचे नहीं आके ये हमारा ऊपर चले जाए, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाए। तो इसके मैग्नीट्यूड को बढ़ाने को एट द ट्रांसमीटर एंड हम बोलते हैं प्री एम्फेसिस। तो अब हम प्री एम्फेसिस के अंदर क्या करेंगे कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो इस टाइप से जाए, तो इससे बोल देंगे प्री एम्फेसिस, और रिसीवर पे जस्ट इसका उल्टा कर देंगे। तो प्री एम्फेसिस सर्किट के लिए यहाँ पे देखिए जो हमने बनाया था ट्रांसमीटर के अंदर और रिसीवर के अंदर, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी हमारा मैसेज सिग्नल आएगा उसको हम क्या करेंगे, प्री एम्फेसिस या प्री एम्फसाइज कर देंगे। तो ये हमारा क्या है, प्री एम्फेसिस सर्किट। ये क्या करेगा, ये जो लोअर पार्ट ऑफ द जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, जो हायर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है उसको क्या करेगा, उसके मैग्नीट्यूड को इंक्रीज कर देगा। तो ये हमारे पास प्री एम्फेसिस सर्किट। तो ये हमारे पास ट्रांसमीटर एंड पे आया, और वैसे के वैसे रिसीवर पे क्या होगा कि रिसीवर के अंदर अब हमने इसके मैग्नीट्यूड को, यानी जो हायर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है उसके मैग्नीट्यूड को बढ़ाया है। तो रिसीवर पे हमें क्या करना पड़ेगा कि लो फ्रीक्वेंसी हम रिसीव करते हैं, तो रिसीवर के अंदर जाके डी एम्फेसिस करना पड़ेगा, क्योंकि जितना हमने इसको प्री एम्फेसिस एट द ट्रांसमीटर किया है सेम उतना ही हमें रिसीवर पे भी डी एम्फेसिस करना पड़ेगा, यानी उसकी पावर को कम करना पड़ेगा, तभी हम जाके उसकी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे रिसीवर के अंदर जो लगेगा आफ्टर डिटेक्टर, रिसीवर के अंदर हमारे पास आफ्टर डिटेक्टर जो लगेगा वो डी एम्फेसिस सर्किट लगेगा, और उसके बाद हम मैसेज सिग्नल को रिकवर कर सकते हैं। तो ये है हमारे पास डी एम्फेसिस सर्किट जो रिसीवर पे ही लगेगा सिर्फ। तो ये यहाँ पे देखिए किया गया, ट्रांसमीटर एंड पे प्री एम्फेसिस सर्किट और रिसीवर एंड पे डी एम्फेसिस सर्किट दोनों लगा दिया। तो दोनों से क्या हुआ, सिग्नल के कैरेक्टरिस्टिक्स में कुछ भी चेंज नहीं हुआ, क्योंकि सिग्नल के अंदर हमने कुछ कंपोनेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ऑफ सिग्नल को हमने एम्पलीट्यूड बढ़ाया, और उसी कंपोनेंट को वापस हमने क्या किया, यहाँ पे पावर को रिड्यूस कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि हमारे पास जो सिग्नल था वो जैसे ट्रांसमिट हुआ वैसे के वैसे यहाँ पे रिसीव हो जाएगा, यानी सिग्नल की कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर कुछ भी चेंज नहीं हुआ। उसके जस्ट हमने कुछ कंपोनेंट की कुछ फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट के पार्ट के मैग्नीट्यूड को हमने बढ़ाया, और डी एम्फेसिस के अंदर उसी मैग्नीट्यूड को वापस रिड्यूस कर दिया। तो अब इसके मैग्नीट्यूड को हम कैसे बढ़ाते हैं या प्री एम्फसाइज कैसे करते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो प्री एम्फसाइज करने के लिए हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक हाई पास फिल्टर है जिसकी कैपेसिटेंस सी है और रेजिस्टेंस आर लगा हुआ है, और यहाँ पे हमारे पास आउटपुट वी नॉट आ रहा है, और ये हमारे पास इनपुट दिया हमने वी आई। ये हमारे पास इनपुट है और ये हमारे पास आउटपुट है। ये हमारे पास एक हाई पास फिल्टर अज्यूम किया एट द ट्रांसमीटर एंड, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, अगर हम सिग्नल देते हैं लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, तो लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट के अंदर ये ओपन रहता है, तो लो फ्रीक्वेंसी के अंदर
यानी लो फ्रिक्वेंसी जब सिग्नल पास होगा Vi से, तो कैपेसिटेंस क्या होगा, वो होगा क्लोज। लो फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट के अंदर हमारा जो कैपेसिटेंस होगा वो होगा ओपन। ओपन यानी कि अगर मैं लो फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट दे रहा हूँ तो यहाँ पे हमारा ओपन है। ओपन सर्किट मीन्स हमारे पास आउटपुट के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस है वही आउटपुट में आएगा, अदरवाइज कोई भी इनपुट का सिग्नल नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही हम हाई फ्रिक्वेंसी रखते हैं, यानी हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल जब फ्रिक्वेंसी ग्रेटर देन एफ हो ग्राफ के अकॉर्डिंग, तो इस समय कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी, वो होगी क्लोज। तो जो भी हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है वो क्या होगा, वो एज इट इज पास होगा अक्रॉस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जितने वोल्टेज आ रहे हैं। तो इसका अगर मैं रिस्पांस निकालना चाहूँ, तो रिस्पांस निकालने के लिए सबसे पहले हम इसको जो कन्वर्जन है वो कर देते हैं। तो इसका अगर मैं ट्रांसफॉर्म लिखूँ तो कैपेसिटेंस का होता है 1/SC लैप्लस ट्रांसफॉर्म के फॉर्म में, और R की जगह R ही होता है। तो आउटपुट कितना आएगा वो देख लेते हैं। तो आउटपुट इज इक्वल्स टू इनपुट वोल्टेज इनटू जिसके क्रॉस कैलकुलेट करते हैं वो रेजिस्टेंस दैट इज R अपॉन टोटल रेजिस्टेंस या टोटल इम्पिडेंस। तो ये आ जाएगा हमारे पास R प्लस 1/SC। ये आ गया हमारे पास। या इसको हम ऐसे कर सकते हैं, V0 अपॉन Vi इक्वल्स टू R अपॉन R CS प्लस 1 इंटू, अगर ऊपर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास R CS। तो यहाँ पे देखें अगर ध्यान से, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, रिस्पॉन्स। और अगर मैं इसको बोर्ड प्लॉट के अंदर देखूँ तो बोर्ड प्लॉट के अंदर हमारे पास पोल कितने हैं और ज़ीरोज़ कितने हैं। तो ज़ीरोज़ देखिएगा, ज़ीरो है हमारे पास एक एट एस इक्वल्स टू ज़ीरो, और पोल कितना है हमारे पास एट एस इक्वल्स टू -1/RC। तो ये हमारे पास पोल और ज़ीरो आया। और अगर हम इसको प्लॉट करना चाहें तो प्लॉट कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए इसको प्लॉट करने के लिए देखिए, एक ज़ीरो हमारे पास ज़ीरो है तो ये स्टार्ट होगा ज़ीरो से, +20 dB पे इंक्रीज़ करेगा, कहाँ तक जाएगा, नेक्स्ट पोल तक। तो वो पोल क्या है हमारे पास -1/RC, लेकिन नेगेटिव के अंदर है तो ये प्लस जो था +20 dB जो चेंज होता है दैट इज़ रिड्यूसेस टू -20 dB। तो +20 dB -20 dB क्या हो जाएगा हमारे पास, वापस ज़ीरो हो जाएगा। तो हमने क्या किया इस पार्ट को, ये हमारे पास क्या है 1/RC, अगर ये हम फ्रीक्वेंसी डोमेन ले रहे हैं और ये हमारे पास गेन है। तो यहाँ देखिए ये वाला जो पार्ट है हायर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट के लिए, तो ये क्या हुआ हमारा गेन इंक्रीज हो गया, और लोअर फ्रीक्वेंसी में जितनी सिग्नल थी वो एज इट इज़ पास हो गई। तो हमारे पास देखिए यहाँ पे जब भी हम हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट में पहुँचेंगे तो हमारा गेन इंक्रीज हो जाएगा। वो गेन कैसे इंक्रीज होगा, तो इस डायग्राम में देख सकते हैं कि इस फ्रीक्वेंसी के बियॉन्ड जैसे ही गया, ये हमारे पास इसका गेन था जो नीचे की तरफ आ रहा था, ये अब क्या हो गया, ये इंक्रीज हो गया। सिमिलरली इस पार्ट में भी इंक्रीज होगा क्योंकि कंपोनेंट दोनों के अंदर क्या है, सेम है, बट ये पॉजिटिव हाफ में है और ये नेगेटिव हाफ ऑफ द फ्रीक्वेंसी है। तो ये हमारे पास इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इस हाई पास फिल्टर के थ्रू हमारा क्या हुआ, गेन इंक्रीज हुआ फॉर हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। अब ये तो हुआ ट्रांसमीटर पे बात, कि ट्रांसमीटर पे हमने सिग्नल को प्री एम्फसाइज कर दिया। प्री एम्फसाइज यानी कि हायर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ऑफ द मैसेज सिग्नल को हमने क्या किया, उसके मैग्नीट्यूड को इंक्रीज कर दिया यूजिंग हाई पास या बेसिक हाई पास फिल्टर हैविंग सिंगल कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस। और वो कैसे किया, इस तरीके से किया। अब रिसीवर पे चलते हैं। रिसीवर पे हम इसको डे एम्फसाइज कैसे करेंगे, यानी कि जो इतना पार्ट हमने गेन इंक्रीज किया है फॉर हायर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, उसी हायर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट के इस गेन को हम वापस रिड्यूस करेंगे ताकि जो हमारा मैसेज सिग्नल है वो एज इट इज़ रिकवर हो जाए। तो हम रिसीवर पे क्या करेंगे, रिसीवर पे करेंगे वो हम करेंगे डी एम्फसाइजिंग या डे एम्फसाइज। तो डे एम्फेसिस के अंदर मैसेज सिग्नल था जो हमने प्री एम्फसाइज करके भेजा था, तो उसके अंदर डे एम्फेसिस के अंदर हम क्या करेंगे,
अब जो हमारा काम होगा कि मैसेज सिग्नल के अंदर अगर हमारा रिस्पॉन्स देखें, तो हमारा जो पहले एस टाइप का सिग्नल जा रहा था और ये हमारा अगर नॉइज़ था, तो प्री एम्फेसिस के बाद हमारे पास क्या हो गया था, सिग्नल इस टाइप से जाएगा। ये सेंटर पे इस टाइप से जाएगा। यानी कि इसके लोअर फ्रीक्वेंसी जो कंपोनेंट थे उसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, एम्फसाइज़ हो गया। तो अब अगर मैं बात करूँ डी एम्फेसिस की, तो डी एम्फेसिस में क्या करेंगे, ये जो पार्ट हमारा इस टाइप से मैग्नीट्यूड इंक्रीज़ हुआ था, अब ये वापस रिसीवर पे इस टाइप से आ जाना चाहिए, यानी इस टाइप से आ जाना चाहिए। तो अगर मैं बात करूँ सिंपल से कर्व का कि प्री एम्फेसिस और डी एम्फेसिस का कर्व कैसे होगा, तो यहाँ पे देखिए हम बोल सकते हैं कि प्री एम्फेसिस कर्व इस टाइप से होता है, जो सिग्नल के मैग्नीट्यूड को बढ़ाता है एट हायर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट, और डी एम्फेसिस के अंदर क्या होगा, फ्रीक्वेंसी हायर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट के अंदर क्या होगा, उसके मैग्नीट्यूड को रिड्यूस करता है। तो इसे बोल देते हैं हम प्री एम्फेसिस कर्व, और ये हमारे पास डी एम्फेसिस कर्व। तो ये हमारे पास प्री एम्फेसिस और ये डी एम्फेसिस कर्व है। अब डी एम्फेसिस सर्किट देखते हैं कि डी एम्फेसिस सर्किट हम कैसे बना सकते हैं। तो डी एम्फेसिस सर्किट बनाने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वो लो पास फिल्टर का यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है और ये हमारे पास कैपेसिटेंस लगा हुआ है, और ये हमारे पास लो पास फिल्टर का कॉन्फ़िगरेशन हमने बना दिया, जहाँ पे हमारे पास आउटपुट वी नॉट है और इनपुट हम वी आई दे रहे हैं। ये हमारे पास कैपेसिटेंस है और इसका ट्रांसफॉर्म के फॉर्म में लिखें तो 1/SC यानी लैप्लास ट्रांसफॉर्म ने लिख दिया, और ये हमारे पास रेजिस्टेंस R है। और जब हम इसका ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे दैट इज़ वी नॉट अपॉन वी आई, तो क्या आएगा हमारे पास, तो ये देखिए वोल्टेज किसके क्रॉस निकालना है, 1/SC के क्रॉस, और अपॉन वी आई हम डायरेक्टली लिख देते हैं, और ये आ जाएगा R प्लस 1/SC। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 1/RCS प्लस 1। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो पोल है एट S इक्वल्स टू -1/RC है, और ज़ीरोज़ की बात करें तो यहाँ पे कोई भी ज़ीरो नहीं है, या यहाँ पे कोई भी ज़ीरोज़ नहीं है। तो इसका अगर मैं बोर्ड प्लॉट प्लॉट करूँ या बोर्ड प्लॉट के कर्व को मैं खींचूँ तो इस टाइप से आएगा। यहाँ पे देखिए ज़ीरो है नहीं, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो +20 dB का कर्व है वो नहीं आएगा। ये हमारे पास डायरेक्टली पोल सेट -1/RSC है, यानी नेगेटिव के अंदर है। तो ये सीधा जो कर्व स्टार्ट होगा वो होगा 0 से, या ये जो मैग्नीट्यूड आता है इसका जैसे 0 पे, तो मैग्नीट्यूड आता है 20 लॉग के, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये जो मैग्नीट्यूड आएगा यहाँ से स्टार्ट होगा 0, और वापस जब ये पॉइंट आएगा, कौन सा पॉइंट, -1/RC, यानी कि पोल। तो जहाँ भी पोल आएगा वहाँ से क्या होगा, हमारा जो कर्व है वो -20 dB शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ हम कर देते हैं -1/RC, और ये हमारा कांस्टेंट के था दैट इज़ 20 लॉग के, और यहाँ से क्या होगा, हमारा -20 dB डिक्रीज़ होना चालू हो जाएगा, -20 dB पर डीके। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा एक्चुअल प्री एम्फेसिस के अंदर था, अगर मैं यहीं पे बना दूँ प्री एम्फेसिस का कर्व, तो प्री एम्फेसिस का कर्व क्या था हमारे पास, इस टाइप से था, और डी एम्फेसिस कर्व क्या हुआ हमारे पास, इस टाइप से है। तो प्री एम्फेसिस और डी एम्फेसिस देखिएगा, तो डी एम्फेसिस के प्री एम्फेसिस के अंदर हमने क्या किया था, ये +20 dB जाके हमारा गेन बढ़ गया था, और डी एम्फेसिस के अंदर +20 dB से ये -20 dB आ रहा है। तो इस तरीके से हम अगर कर्व प्लॉट करें, तो कर्व हम इस टाइप से देख सकते हैं कि प्री एम्फेसिस के अंदर ऐसे है और डी एम्फेसिस के अंदर इस टाइप का कर्व आ रहा है। तो यहाँ पे हम
देख सकते हैं कि ट्रांसमीटर एंड पे हमने प्री एम्फेसिस किया, इसलिए किया कि हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट के अंदर जो नॉइज़ का इफ़ेक्ट होता है, उसका इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है। उसकी वजह से हमारी जो एसएनआर की वैल्यू है, वो कम होती है या लेस देन 1 होती है। तो एसएनआर को इम्प्रूव करने के लिए हम प्री एम्फेसिस करते हैं ताकि वो ग्रेटर देन 1 हो जाए। तो हमारी जो सिग्नल हो, वो हम क्या कर सकते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट के अंदर भी ट्रांसमिट कर सकते हैं। उस पे नॉइज़ का इफ़ेक्ट कम आता है। और उस प्री एम्फेसिस को हम अब रिसीवर पे क्या करते हैं, डी एम्फसाइज़ करते हैं। तो इसके कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं। पॉइंट्स में ये हुआ कि अगर मैं एफएम के अंदर बात करूँ, तो एफएम के अंदर प्री एम्फेसिस सर्किट क्या करता है, ट्रांसमीटर एंड पे लगता है। तो ये हमारे पास ट्रांसमीटर एंड पे लगा। एफएम के अंदर ही अगर मैं डी एम्फेसिस की बात करूँ, तो डी एम्फेसिस हमारा कहाँ लगता है, रिसीवर एंड पे। बट ध्यान रखिए, रिसीवर एंड के अंदर हम जस्ट डीमॉड्यूलेटर के बाद इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर हम इसी के अंदर देख लें कि हम एएम में क्यों नहीं यूज़ करते हैं, कि एएम भी तो हमारा मॉड्यूलेटर था। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के अंदर भी हम सेम सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे थे। लेकिन अगर मैं बात करूँ एएम के अंदर, तो एएम के अंदर हमारा प्री एम्फेसिस और डी एम्फेसिस सर्किट, प्री एंड डी एम्फेसिस सर्किट आर नॉट यूज्ड। तो प्री एम्फेसिस और डी एम्फेसिस सर्किट हमारा एम के अंदर यूज़ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसके अंदर हम ऑलरेडी लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को मॉड्यूलेट करते हैं। तो अगर मैं बात करूँ सिग्नल, तो एम के अंदर जो होता है, एम के अंदर ऑलमोस्ट हमारा 10 किलोहर्ट्ज़ के अंदर सिग्नल ट्रांसमिट हो जाता है। यानी कि ये जो हमारा स्पेक्ट्रम बनता है, वो मैक्सिमम 10 किलोहर्ट्ज़ का आता है, क्योंकि हमारे 10 किलोहर्ट्ज़। और अगर हम एफ़एम की बात करें, तो एफ़एम के अंदर क्या आता है कि हमारा जो मिनिमम है, जो बैंडविड्थ का, वो है हमारे पास 200 किलोहर्ट्ज़। तो 200 किलोहर्ट्ज़ और 10 किलोहर्ट्ज़ आप देख सकते हैं कि एएम हमारे पास लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल के अंदर ही मॉड्यूलेट होता है, लेकिन एफ़एम के अंदर हमारा मिनिमम जो है वो 200 किलोहर्ट्ज़ का बैंडविड्थ होता है, जिसके अंदर हम सिग्नल को पास करेंगे। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट ही नहीं होती प्री एम्फेसिस, डी एम्फेसिस की, लेकिन यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट आ जाते हैं, जिसकी वजह से एसएनआर की वैल्यू कम हो सकती है। तो इसलिए हम यहाँ पे एसएनआर को इम्प्रूव करने के लिए प्री एम्फेसिस और डी एम्फेसिस सर्किट का यूज़ करते हैं। तो ये तो था जस्ट ये देखने के लिए कि एएम के अंदर हम कोई भी प्री एम्फेसिस, डी एम्फेसिस सर्किट यूज़ नहीं करते, लेकिन एफएम के अंदर प्री एम्फेसिस सिर्फ़ और सिर्फ़ ट्रांसमीटर एंड पे और डी एम्फेसिस रिसीवर एंड पे हम यूज़ करते हैं। तो इसका बहुत ही एडवांटेज है, बिकॉज़ हम ये अज़म्पशन लेके चलते हैं और ये हम मानते भी हैं कि अगर हमारी फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा है किसी सिग्नल की, यानी हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ऑफ द सिग्नल है, उसके अंदर नॉइज़ का इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू नॉइज़ इफ़ेक्ट इन लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट ऑफ द सिग्नल। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये चैनल पसंद आ रहा है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज़ हैं तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा आप अपने ग्रुप्स के अंदर जो भी गेट एस्पिरेंट्स हैं, उन लोगों के अंदर इस वीडियो को शेयर कीजिए और उनका नॉलेज भी गेन हो, और ताकि अगर कोई भी क्वेश्चन आता है गेट का प्री एम्फेसिस और डी एम्फेसिस के ऊपर, तो उसको वो ईज़िली टैकल कर पाएँ और उसका करेक्ट आंसर दे पाएँ। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।